नमस्कार दोस्तों आपने मेरी पिछली कहानी दलदल में सुना कि किस तरह से मिस्टर जिंदल की इकलौती और लाडली बेटी को कौशल सिंह नामक व्यक्ति धोखे से कोठे पर पहुंचा देता है। किस तरह से उसे वहां मजबूर किया जाता है प्रिंसी से चंदा बनने के लिए। कुछ समय बाद चंदा माँ बनती है और एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए वो इस जमाने से लड़ जाती है। ऐसी जगह पर रहते हुए भी वो अपनी बेटी को पढ़ाती है और उसे शहर की सबसे अच्छी वकील बनाती है। इस समय चंदा को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। अब आगे क्या होगा, कैसी होगी प्रिंसी और उसकी बेटी की जिंदगी? क्या कौशल को उसके किए अपराध की सजा मिलेगी या दीदी के कोठे पर फिर कोई प्रिंसी चंदा बनने को मजबूर हो जाएगी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी इस कहानी कर्ज में। तो आइए सुनते हैं कहानी कर्ज। कहते हैं कि जानवर के मुंह एक बार खून लग जाए तो वो दरिंदा बन जाता है। कौशल कहो या फिर शेरा, ना जाने कितने नाम थे उसकी तो जैसे आत्मा ही मर चुकी थी। वो एक ऐसा खूंखार दरिंदा था जिसकी पकड़ से बच पाना नामुमकिन था। वो अपने शिकार को फंसाने के लिए ऐसा जाल बुनता था जिसे तोड़ पाना संभव नहीं होता था। उधर दीदी जब से प्रिंसी और चकोर के पास से आई थी तब से खोई खोई सी रहने लगी थी। गुस्सा करना तो वो जैसे भूल ही चुकी थी। अपने कोठे पर सबके साथ बहुत ही प्यार और अपनेपन से बातें करने लगी थी। वो सभी की छोटी से छोटी परेशानी भी अब उन्हें अपनी परेशानी नजर आने लगी थी। एक दिन दीदी ने सारी लड़कियों को बुलाकर पूछा, क्या तुम सब भी प्रिंसी की तरह इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हो? दीदी के बदले हुए व्यवहार से सभी लोग हैरान थे। दीदी के सवाल से सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है दीदी के साथ जिसने उन्हें इतना बदल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं दीदी हमें आजमाना चाहती हो? वो ये देखना चाहती हो कि कौन है जो उनके अवैध दुर्ग से बाहर निकलने की सोच रहा है, जिससे वो उसे पकड़कर अच्छी तरह से सबक सिखा सकें। यही कारण था कि दीदी के कई बार पूछने पर भी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी मुंह खोलने की। उन लोगों की चुप्पी का कारण दीदी को अच्छी तरह से पता था। उन्हें पता था मैंने जो भी इन लोगों के साथ किया है उसका डर आज भी इन सबके जहन में है। इसीलिए उन्होंने सोचा अब मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो ये भी जानती थी कि वो जो भी करने की सोच रही है वो सब करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मगर फिर भी उन्होंने ठान लिया जो होगा देखा जाएगा। इन सब का जीवन मैंने नर्क से भी ज़्यादा बदतर बना दिया था। अब मैं ही इनको इस नर्क से मुक्ति दिलाकर रहूंगी। एक साथ तो सब कुछ बदला नहीं जा सकता था। इसीलिए दीदी ने सबसे पहला काम तो ये किया कि वहाँ पर जितनी भी कम उम्र की लड़कियाँ थीं उन सबको वहाँ से हटा दिया। ये काम भी दीदी ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में किया था, जिसका पता सिर्फ दीदी और उनके 2 वफादार नौकरों को ही था। वो कहते हैं ना कि जब आप अच्छा काम करने की सोचो तो भगवान भी आपका साथ देता है। हुआ यूं, उस दिन दीदी के पास खबर आई कोठे पर लड़कियों को अपने लिए कुछ सामान चाहिए। अभी तक तो ये होता था कि जब भी किसी को कुछ चाहिए होता था तो लिस्ट बनाकर दीदी को दे दी जाती थी। सारा सामान खरीद कर दीदी खुद पहुंचा देती थी। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। दीदी ने पैसे भेजकर कहलवा दिया कि लड़कियों को कल्लू के साथ भेज दो, उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो खुद जाकर ले आएंगे। और हाँ, उन सबको बता देना जो भी चाहिए एक बार में ही खरीद ले, दोबारा बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे जैसे ही आराम मिलेगा मैं वहाँ आकर देख लूँगी। दीदी ने उन्हें उस मार्केट का एड्रेस भी दे दिया जहाँ से वो सामान खरीदती थीं। उन्होंने कल्लू को सख्त हिदायत दी कि सारी लड़कियों को गिनकर ले जाना और गिनकर ही वापस लाना। सारा सामान एक ही दुकान पर मिल जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और अपनी दारू की बोतल साथ लेकर मत जाना, वरना पता चले कि तू तो दारू पीकर मस्त हो जाएगा और मेरा नुकसान करवा देगा। कल्लू ने कहा, अरे दीदी ऐसा जुल्म मत करो, आपको तो पता है मैं शराब पानी की जगह पीता हूँ। अगर मुझे प्यास लगी, बहुत जोर की प्यास लगी तो मैं क्या पीऊँगा? दीदी ने कहा, एक दिन पानी पी लेगा तो तू मरने ही जाएगा। मर ही तो जाऊँगा दीदी, मेरा पेट पानी नहीं पचा पाएगा। मैं वादा करता हूँ बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तो सिर्फ
एक ही घूंट लूंगा। मान जाओ ना दीदी, बस एक घूंट की इजाजत दे दो। कल्लू ने बहुत ही मासूमियत से पूछा तो दीदी ने हंसकर कहा, अच्छा बाबा ठीक है, पी लेना, मगर सिर्फ एक या दो घूंट ही लेना। तेरा ध्यान लड़कियों से हटना नहीं चाहिए, समझे। कल्लू सारी लड़कियों को वैन में बैठाकर मार्केट ले गया। रास्ते पर उसने शराब नहीं पी, बार बार बोतल को छूकर रख देता और फिर लड़कियों को धमकाने लगता। होशियारी करने की कोशिश मत करना, समझी तुम लोग। सीधे जाना और सीधे आना, वहाँ पर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अपना काम करना और जल्दी आना। जाते समय तो उसने खुद पर किसी तरह से नियंत्रण कर लिया, मगर वापस आते समय उसे रहा नहीं गया। उसने बोतल उठाई और मुंह से लगा ली। शराब गले से नीचे उतरते ही उसे लगा कि उसका सर चकरा रहा है। उसने वैन एक साइड में खड़ी कर दी और खुद वैन से बाहर निकलकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। तभी वो बेहोश हो गया। उसी समय वहां दो नकाबपोश आए। एक ने वैन में बैठी लड़कियों को गन पॉइंट पर ले लिया और दूसरे ने कल्लू को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और सीट बेल्ट लगा दी और फिर उन लड़कियों से कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पीछे की तरफ नीले रंग की गाड़ी खड़ी है, सभी लोग उसमें जाकर बैठ जाओ। किसी की भी सांस लेने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जिसने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। गन में साइलेंसर लगा हुआ है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। लड़कियां तो पहले से ही डरी हुई थी। वो चुपचाप से उस गाड़ी में बैठ गईं। उस गाड़ी में पहले से एक और नकाबपोश बैठा था। सारी लड़कियों को उसके हवाले करके वो दोनों नकाबपोश चली गई। गाड़ी एक आलीशान बंगले पर आकर रुकी। एक एक करके सारी लड़कियों को बंगले के अंदर ले जाया गया। वहाँ पर उन लड़कियों को एक बहुत बड़े कमरे में पहुँचा दिया गया। उस कमरे में उन सबकी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। दो अटैच्ड बाथरूम भी थे। आराम करने के लिए नर्म और मुलायम बिस्तर भी था। उन लड़कियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी, क्या ये कोई सपना है या हकीकत, क्या है ये। उधर दीदी कल्लू को फ़ोन किए जा रही थी। बहुत देर तक जब कल्लू का फ़ोन नहीं उठा तो दीदी ने कोठी पर फ़ोन करके पता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 घंटे से कल्लू के फ़ोन की लोकेशन एक ही जगह पर आ रही है और उसका फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। जाकर पता करो क्या बात है। दीदी की बात सुनते ही दो लोग तुरंत वहाँ गए जहाँ से कल्लू के फ़ोन की लोकेशन आ रही थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा ड्राइविंग सीट पर कल्लू बेहोश पड़ा हुआ है और शराब की खाली बोतल नाली में पड़ी हुई है। उन्होंने इसकी सूचना दीदी को दी। दीदी, गजब हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कल्लू यहाँ बेहोश पड़ा है और सारी लड़कियाँ गायब हैं। इतना सुनते ही दीदी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या बक रहे हो तुम लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? होश में लेकर आओ उस और पता करो उससे, कहाँ है सारी लड़कियाँ, पूछो उससे। कुछ भी करो, धरती आसमान एक कर दो। मुझे सारी की सारी लड़कियाँ चाहिए अपने सामने, वरना तुम सबकी खाल उतरवा दूंगी, समझे। और हाँ, सावधानी से काम करना। इसकी जरा से भी पुलिस को भनक नहीं लगनी चाहिए। तुम पहुँचो उसे लेकर, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद कल्लू को होश आ गया। आंखें खुलते ही उसने देखा दीदी उसके सामने खड़ी हैं और गुस्से से नागिन की तरफ फूंकार रही हैं। फिर उसने अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो उसके ही साथी यमदूत बनकर उसके सिर पर सवार थे। मोटे मोटे डंडे हाथ में लेकर सवालिया नजरों से उसे घूर रहे थे। मगर कल्लू को तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ कैसे हो गया। दीदी को इतने गुस्से में देखकर वो इतना तो समझ ही चुका था कि उससे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, मगर क्या। और मैं तो लड़कियों को लेकर आ रहा था, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चक्कर लगा रहे थे। तभी दीदी की गुस्से से गरजती आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। लड़कियाँ कहाँ हैं? ल, 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 लड़कियाँ कहाँ? वो बहुत बुरी तरह से हकलाते हुए बोला। दीदी ने फिर पूछा, हाँ हाँ लड़कियाँ, मैंने सारी लड़कियों को तेरे ऊपर भरोसा करके तेरे साथ भेजा था। तुझसे मना किया था ना, शराब मत पीना, मगर तू किसी की सुनता कब है। अब फूटेगा अपने मुंह से।
जल्दी बता, लड़कियां कहाँ हैं सारी? देख कल्लू, अगर तेरी वजह से मेरा जरा सा भी नुकसान हुआ ना तो समझ लेना तुझे मुझसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। कल्लू ने दीदी के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। माफ कर दो दीदी, मुझे नहीं पता मैं कैसे बेहोश हो गया। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता लड़कियां कहाँ गई। दीदी ये जरूर किसी की साजिश है, कोई है जो मुझे फंसाना चाहता है। दीदी उसने ये सब किया होगा ताकि आप मुझे सजा दें और हमेशा के लिए आपका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाए। दीदी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझसे जलते हैं। हो ना हो दीदी, ये काम उसी विभीषण का ही है जिसने लंका ढहाने की कोशिश की है। दीदी दीदी बस मुझे आप थोड़ी सी मोहलत दे दो दीदी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं दीदी। दीदी ने कहा, सही कह रहा है तू, यहाँ पर सब तुझसे जलते हैं, मगर कोई वजह भी तो होनी चाहिए जलने की। बिना बात तुझसे कोई क्यों जलेगा? और रही बात विश्वास की, तो वो काम तो तूने खुद ही किया है मेरे मना करने के बावजूद शराब पीकर। अब तू ये कह नहीं सकता कि वो शराब भी तुझे किसी ने जबरदस्ती या फिर धोखे से पिला दी थी। वो तो तूने खुद ही पी थी ना। फिर भी चल ठीक है, अगर तुझे लग रहा है कि तेरे साथ साजिश करके किसी ने तुझे फंसाया है तो मैं तुझे 2 दिन का समय दे रही हूँ। मुझे उसका नाम पता करके बता दे जिसने तुझे फंसाया है, वरना 2 दिन के बाद तू खुद मेरे सामने आ जाना सजा पाने के लिए। कल्लू ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर उसे कोई सुराग नहीं मिला। तीसरे दिन उसकी लाश मिली। कल्लू ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था दीदी की सज़ा को। मौत से भी बदतर सज़ा देती वो, इसीलिए उसने अपनी सज़ा खुद ही मुकर्रर कर ली थी। उधर बंगलों पर सारी लड़कियां बहुत ही आराम से रह रही थीं। वहाँ पर उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग काम करते थे उन सब का मुंह हमेशा ढका रहता था। ऐसे ही उन लड़कियों को वहाँ 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते के बाद उन सबसे मिलने एक औरत आई। वो औरत भी नकाब में थी। वो औरत सभी लड़कियों से बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से बातें कर रही थी। अब वो औरत हर रोज आने लगी थी, इसीलिए धीरे धीरे करके सारी लड़कियां उससे खुलकर बातें करने लगी थीं। सारी लड़कियां उस औरत से अपनी हर अच्छी बुरी बात शेयर करने लगी थीं, अपना दुख सुख उससे बांटने लगी थीं। वो नकाबपोश औरत कोई और नहीं बल्कि खुद दीदी ही थी। मगर इस बात की खबर उन लड़कियों को जरा भी नहीं हुई। दीदी उन सब से इस तरह से बातें करती थी, उन लोगों को जरा सा भी शक नहीं हुआ। उन सारी लड़कियों से बात करके दीदी को महसूस हुआ कि वो अब तक कितना बड़ा पाप करती रही। अगर वो इन लड़कियों को उस दलदल में नहीं खींचती तो शायद आज ये लड़कियां पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन कर रही होती। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। दीदी ने धीरे धीरे करके सारी लड़कियों के लिए मंजिल पाने का रास्ता आसान कर दिया था। उनमें से कुछ लड़कियां देहात से थीं जो पढ़ी लिखी नहीं थीं और पढ़ना चाहती थीं। दीदी ने उनके लिए वहीं पर एक टीचर की व्यवस्था कर दी थी। दीदी ने हर लड़की को उसकी इच्छा और क्षमता अनुसार अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजाम बहुत सोच समझ कर किया था। उधर दीदी के कोठे पर अब कस्टमर आने बहुत कम हो गए थे। कल्लू के आत्महत्या करने के बाद दीदी ने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया था। उनका नया नंबर सिर्फ उन्हीं लोगों के पास था जिन लोगों पर वो आंखें बंद करके विश्वास कर सकती थी। एक दिन उस मोटी औरत जिसे वो टुनटुन बुलाती थी, उसने कहा, दीदी आपने अपना फ़ोन बंद कर दिया है, ऐसे कैसे काम चलेगा? कब तक आप अपना फ़ोन चालू नहीं करेंगी? दीदी ने कहा, अरे मेरे पास फ़ोन नहीं है तो तुझे क्या परेशानी हो रही है? भाई मैं तो टेंशन फ्री हो गई हूँ जब से मैंने फ़ोन बंद किया है। टुनटुन ने कहा, हाँ दीदी सही कह रही हैं आप तो टेंशन फ्री हो गई, पर आपने कभी ये नहीं सोचा जिसे आपसे फ़ोन पर बात करनी है वो क्या करे? उसे तो टेंशन हो गई ना। रोज़ तो मैं तुम सबसे मिलने यहाँ आती हूँ, सबसे अलग अलग बातें भी करती हूँ, फिर ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ फ़ोन पर ही होगी? अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं।
हम सब में ऐसा कौन है जो आपसे चुपचाप फोन पर बातें करेगा? मैं तो यहाँ से बाहर वालों के लिए बोल रही थी। टुनटुन ने दीदी को खुशामद करते हुए कहा तो दीदी ने पूछा, बाहर वाला? ये बाहर वाला कौन है? जहाँ तक मुझे याद है तुम सब लोगों के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे बात करना चाहे, मेरा हालचाल जानने के लिए मुझे फोन करे। टुनटुन ने इधर उधर देखते हुए अपना मुंह दीदी के कान के पास लाते हुए कहा, दीदी आप शायद भूल गई हैं अपने शेरा को। शेरा का नाम सुनते ही दीदी की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने टुनटुन को आंखों ही आंखों में इशारा किया और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली गई। दीदी ने अपने तरीके से पता लगा लिया था कि इस जगह पर कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। वो जान गई थी कि इस दलदल से सभी लोग बाहर निकलना चाहती हैं। नहीं चाहते तो बस दो ही लोग, एक टुनटुन और दूसरा शेरा। ये दोनों लोग किसी भी कीमत पर कोठा बंद होने देना नहीं चाहते। दीदी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी टुनटुन बाहर से ही पुकारती हुई आई, दीदी सो गई क्या? दीदी ने अंदर से कहा, आजा। टुनटुन अंदर आ गई। उसने कहा, दीदी कल शेरा का फोन आया था। वो पिछले कई महीनों से बिहार में रह रहा है। वो कह रहा था कि 1-1.5 हफ्ते से वो लगातार आपको फ़ोन कर रहा है, पर आपका फ़ोन हमेशा बंद आता है। दीदी यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी मालूम नहीं था। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो वो भी परेशान सा हो गया। फिर उसने कहा कि दीदी से कहना परेशान ना हो, उनकी अंगूठी में से जितने भी नग कम हुए हैं उनका शेरा उन सारे नग को फिर से लगा देगा। और दीदी वो कह रहा था उसने एक साथ 2 नगों की व्यवस्था कर ली है, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। दीदी ने कहा, ठीक है कर लेते हैं इंतजार। वैसे कब तक आने की कह रहा था वो? टुनटुन ने कहा, उसने ये तो नहीं बताया। हाँ मगर वो कह रहा था कि आने से 2 दिन पहले वो फ़ोन करेगा। ठीक है, जब उसका फ़ोन आए तो मुझे बता देना और ध्यान रखना इस बात की भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सावधानी से काम करना है। जी दीदी ठीक है। इतना बोलकर टुनटुन वहाँ से चली गई। अब दीदी को इंतजार था तो उस दिन का जिस दिन शेरा 2 लड़कियों के साथ वहाँ आए। दीदी का इंतजार जल्दी ही खत्म हो गया। टुनटुन ने दीदी को बताया, दीदी परसों रात को वो आ रहा है। रात को 1 बजे उसकी ट्रेन आ जाएगी और 1:30-1:45 तक वो हमारे सामने होगा। तो दीदी मैं पूछ रही थी परसों आप आएंगी या फिर मैं ही देख लूँ अपने तरीके से? दीदी ने हंसते हुए कहा, तेरे तरीके से? तू पागल तो नहीं हो गई? सबको एक ही लाठी से हाँकती है। अरे पहले देखना चाहिए ना कि वो कैसी लड़की लेकर आ रहा है, उसके बाद ही तो फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तू तो रहने ही दे। ये तेरे सिर के ऊपर जो गुस्से वाला भूत हमेशा चढ़ा रहता है ना, सारा काम बिगाड़ कर रख देगा। तू रहने दे, मैं ही आ जाऊंगी। वैसे भी बहुत इनसे कोई कच्ची कली नहीं देखी है। तो मसले हुए फूलों को देखकर मैं बोर हो चुकी हूँ। ओए होए। टुनटुन ने दीदी की आंखों में झांककर हंसते हुए उन्हें छेड़ा। दीदी ऊपर से जितना खुश नजर आ रही थी, अंदर से उतना ही गुस्सा भरा हुआ था उनके मन में। जिस दिन शेरा आने वाला था उस दिन शाम को 7 बजे दीदी कोठी पर आ गई। वहाँ वो सबको ये दिखा रही थी कि वो कितनी बेसब्री से शेरा का इंतजार कर रही है, मगर हकीकत तो कुछ और थी। इंतजार करते करते रात के 3 बज गए थे, मगर शेरा तो क्या, उसकी परछाई भी अब तक न आई थी। रात के 3:30 बजे टुनटुन के फोन पर घंटी बजी। फोन शेरा का था। उसने बताया कि वो लड़कियों को लेकर जैसे ऑटो में बैठा, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। जैसे तैसे मैं पुलिस के चंगुल से छूटकर भाग निकला हूँ और लड़कियों को वो लोग अपने साथ ले गए। कुछ दिन तक मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा, नया नंबर ले लूँगा तब उसके बाद फ़ोन करूँगा। इतना बोलकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। ये सब सुनकर दीदी ने अपना माथा पीट लिया और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। कंगाली में आटा गीला, जब किस्मत हो खोटी तो क्या करेगी मोटी। कुछ दिन बाद टुनटुन को शेरा का फ़ोन आया। फ़ोन पर उसने जो बताया उसे सुनकर टुनटुन की आंखें फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
शेरा ने जो उसे बताया वो उसके लिए किसी बम ब्लास्ट से कम नहीं था। शेरा ने कहा, अब तक जो भी घटा है वहाँ पर, उस सब में दीदी का हाथ है। उसके पास जो पुलिस आई थी उसे भी दीदी ने ही भेजा था। कल्लू के साथ गई लड़कियों को दीदी ने ही गायब कराया था। टुनटुन ने हैरान होते हुए कहा, तुम कैसे जानते हो ये सब? तुम्हें कैसे पता चला इस सब के बारे में? शेरा ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। टुनटुन ने कहा, नहीं नहीं शेरा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम झूठ तो नहीं बोलोगे। मगर यह बात दीदी की है ना, तो इसलिए एकदम से विश्वास नहीं हो पा रहा। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। मगर अब क्या करना चाहिए? शेरा ने कहा, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच रखा है, क्या करना है और कैसे करना है। जो बगिया दीदी ने उजाड़ दी है उसे हम दोनों मिलकर फिर से हरा भरा कर देंगे। मगर उससे पहले दीदी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा मैं कहूँ तुम वही करना, और होशियारी से। दीदी को ज़रा सा भी शक नहीं होना चाहिए। अब तुम मेरे अगले फ़ोन आने का इंतज़ार करो, और अभी तो जैसा सब चल रहा है वैसा ही चलने दो। मैं जल्दी ही तुम्हें फ़ोन करूँगा। कुछ दिन बाद शेरा का फ़ोन टुनटुन के पास आया। उसने सब कुछ उसे समझा दिया। उस दिन जैसे ही दीदी आकर बैठी, उन्हें टुनटुन वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने वहाँ सबसे पूछा, टुनटुन कहाँ है? उन लोगों ने कहा, कल रात से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। दीदी तुरंत टुनटुन के कमरे में उससे मिलने गई। टुनटुन का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने दीदी से कहा, दीदी, कल रात से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सारा बदन टूट रहा है, खड़े होने में मुझे चक्कर आ रहे हैं। दीदी, क्या करूं मैं? दीदी ने कहा, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपनी गाड़ी से लिए चलती हूँ। इतना बोलकर दीदी ने आवाज़ लगाई, कमला, मैं गाड़ी में जाकर बैठ रही हूँ, तू उसे लेकर आ जाना। टुनटुन ने कहा, अरे दीदी, रहने दो ना कमला को, फिजूल में परेशान होगी वो। दवा लेने तो ही जाना है, मैं और आप ही चले चलते हैं ना, मैं धीरे धीरे चल लूँगी। दीदी दीदी ने कहा, ठीक है, वैसे भी तो किसी की सुनती कब है, चल आजा। गाड़ी दीदी खुद ही ड्राइव करती थी। टुनटुन ने कहा, दीदी, मैं ऐसा करती हूँ, पीछे वाली सीट पर लेट जाती हूँ। दीदी ने कहा, ठीक है, लेट जा। थोड़ी दूर जाने के बाद टुनटुन ने दीदी से कहा, दीदी, गाड़ी में पानी की बोतल पड़ी है क्या? मुझे प्यास लग रही है। दीदी ने कहा, पानी तो है, मगर मेरा झूठा है और ठंडा भी है। रुक, मैं बाजार से एक बोतल खरीद कर ले आती हूँ तेरे लिए। गाड़ी साइड में खड़ी करके वो गाड़ी से उतर गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी लाकर टुनटुन को दे दिया। आगे चौराहे पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे और हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ले रहे थे। उन लोगों ने दीदी की गाड़ी को भी साइड में लगवा लिया। उन्होंने गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए कहा तो दीदी ने डिग्गी खोल दी। गाड़ी की डिग्गी में एक बैग रखा हुआ था जिसमें ब्राउन शुगर भरी हुई थी। वो लोग दीदी से उस बैग के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तभी टुनटुन गाड़ी से बाहर निकल आई और पुलिस के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बचा लो साहब, वरना ये औरत मुझे मार डालेगी। इसने बंदूक की नोक पर मुझे अगवा किया है। आप इसकी पूरी गाड़ी की तलाशी लो साहब, आपको बंदूक मिल जाएगी। इसने उस गाड़ी में ही उसे कहीं छुपा कर रखा हुआ है। साहब, मुझे बचा लो साहब। अब दीदी सब कुछ समझ चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि टुनटुन और शेरा ने मिलकर ये साजिश रची है उनके खिलाफ। पुलिस ने दीदी की गाड़ी की तलाशी ली तो उन्हें पिस्तौल भी मिल गई जिसका जिक्र टुनटुन ने पुलिस से किया था। दीदी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। दीदी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, सारे सबूत उनके खिलाफ थे। इतना बड़ा कांड करने के बाद टुनटुन वापस कोठे पर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। सभी लोगों ने इसका लाइव शो देखा था, इसलिए वो सीधे वहाँ से शेरा के पास चली गई। वहाँ शेरा ने उससे कहा, तुम्हारा फ़ोन मुझे दो,
मैं उसमें दूसरी सिम डाली देता हूँ, वरना तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन से वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हारे साथ साथ दीदी के वो चमचे मेरी भी रम रम सत्य कर देंगे। टुनटुन ने देखा तो फ़ोन उसके पास था ही नहीं। वो घबरा गई और पसीने से भीग गई। शेरा ने उसकी हालत देखकर उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? फ़ोन मुझे नहीं पता, कहीं गिर गया शायद। अपने कमरे से निकलते वक्त फ़ोन मैंने ध्यान से अपने पास रखा था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। तभी उसके गाल पर एक चांटा पड़ा। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ये काम बहुत होशियारी के साथ करना है, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। फ़ोन के पैर थे ना, जो अपने पैरों से चलकर वो तुम्हारे पास से कहीं और चला गया। शेरा उसे गुस्से से घूरते हुए कहे जा रहा था और टुनटुन डर के मारे थर-थर काँप रही थी। आज पहली बार उसे लगा कि जब डर लगता है तो कैसा महसूस होता है। अभी तक तो वो दूसरों को डराती हुई चली आई थी, मगर आज वो खुद डरी हुई थी। उधर दीदी की खबर चकोर और प्रिंसी तक पहुंच गई थी। प्रिंसी ने चकोर से कहा, चकोर, ईश्वर तुम्हें मौका दे रहा है, इसे अपने हाथ से जाने मत दो। दीदी की मदद करके तुम उनका कर्ज उतार सकती हो। हम दोनों के ऊपर उनका बहुत बड़ा कर्ज है। चकोर ने प्रिंसी की तरफ देखते हुए कहा, माँ, कम्मो ने आपके साथ कितना गलत किया, फिर भी आप उसे बचाना चाहती हो। प्रिंसी ने कहा, जानती हूँ चकोर बेटा तू जो कहना चाहती है, मगर बेटा तू जरा ये तो सोच, अगर उस दिन शेरा मुझे दीदी के पास ना ले जाकर कहीं और ले जाता तो क्या वो दीदी की तरह मेरा साथ देती? शायद कभी नहीं। पता नहीं हम दोनों आज कहाँ होते। बेटा, अगर वो मेरा साथ नहीं देती तो आज तू जहाँ खड़ी है वहाँ खड़ी नहीं होती। चकोर ने कहा, वो तो ठीक है माँ, लेकिन कम्मू का केस मैं फिर भी नहीं लड़ सकती। माँ, मेरा काम है बेगुनाहों को बचाना, ना कि गुनहगारों की मदद करना। प्रिंसी ने बहुत विश्वास के साथ कहा, बेटा मैं नहीं मान सकती कि दीदी ने ऐसा वैसा कुछ किया है। ज़रूर ये किसी की साजिश है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा काम तो कभी भी नहीं कर सकती। क्या तुझे मेरे विश्वास पर विश्वास नहीं है? चकोर ने कहा, विश्वास है माँ, मगर मैं अगर मगर कुछ भी नहीं जानती, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। प्रिंसी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तो चकोर ने उसे कंधे से पकड़कर बैठाते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है माँ, आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले वहाँ चलते हैं जहाँ से कम्मो उस मोटी औरत को लेकर आई थी। वहाँ का नाम सुनते ही प्रिंसी की आंखें लाल हो गईं। वो कांपने लगी गुस्से से। उसने चकोर से कहा, तू वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बहुत गंदी जगह है वो, तो तू वहाँ कदम भी नहीं रखेगी। वादा कर मुझसे चकोर, तू तू वहाँ नहीं जाएगी, तू वहाँ नहीं जाएगी। प्रिंसी की सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। चकोर ने उसे शांत कराते हुए कहा, माँ, माँ शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं वहाँ आपके साथ जाऊँगी। माँ, हम जब तक वहाँ जाकर छानबीन नहीं करेंगे तब तक कम्मो की मदद नहीं कर पाएंगे। हो सकता है माँ, हमें वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जो कम्मो को बेगुनाह साबित करने में हमारी मदद कर सके। चलिए माँ, हमें वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए। कुछ ही घंटों में वो दोनों वहाँ पहुँच गईं। वहाँ पहुँचकर प्रिंसी के पैर बाहर ही जम गए। उसके पैर जैसे दरवाजे के अंदर जा ही नहीं रहे थे। तभी चकोर ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। यूं अचानक प्रिंसी को अपने सामने देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। चंदा, तू यहाँ? अचानक उसे अपने सामने देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। चकोर ने सबसे हाथ जोड़कर कहा, इनका नाम प्रिंसी है। इन्होंने इसी जगह प्रिंसी को मारकर चंदा को जिंदा किया था, मगर अब वो चंदा मर चुकी है और प्रिंसी फिर से जीवित हो गई है। तो प्लीज़ आप सब इन्हें प्रिंसी ही बुलाएं। ये चकोर है ना? क्यों प्रिंसी, हमने सही पहचाना ना? ये चकोर ही है ना प्रिंसी? सभी ने खुश होते हुए पूछा। प्रिंसी ने आंखों में आंसू भरकर हमें अपनी गर्दन हिला दी। सभी लोग
अपने अपने हाथों को उठाकर चकोर को आशीर्वाद देने लगे। उस समय सभी की आंखें भर आई थी। तभी कमला ने प्रिंसी से कहा, प्रिंसी, क्या तुम्हें दीदी के बारे में पता चला? प्रिंसी उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही चकोर ने कहा, हाँ पता चला हमें, और हम भी उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। आप लोग हमें उस मोटी औरत का कमरा दिखा दीजिए, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। चकोर ने पूरा कमरा देख लिया मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वह थोड़ी सी निराश होकर बैठ गई। तभी कमला ने कहा, चकोर, मेरे पास कुछ है, शायद तुम्हारे काम आ जाए, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर उसने एक फ़ोन लाकर चकोर के हाथ पर रख दिया और बोली, चकोर, ये फ़ोन उसी एहसान फरामोश औरत का है। ये मुझे वहाँ मिला था। शायद अपने जूते पहनते समय उसने उस सीढ़ी पर रख दिया होगा और फिर उठाना भूल गई होगी। इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। फ़ोन देखकर चकोर की आंखों में चमक आ गई। उसने कमला से कहा, थैंक यू आंटी, ये तो आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उस मोटी ने इसमें से कुछ भी डिलीट ना किया हो। चकोर ने अपने पास फ़ोन संभाल कर रख लिया और सबसे विदा लेकर वो वापस आ गई। दूसरे दिन वो दीदी से मिलने गई। उसने अपनी ये मुलाकात गुप्त रखी थी। उसे अपने सामने देखकर दीदी रोने लगी। दीदी ने कहा, चकोर, एक बार अपनी कमों के गले से लग जा बेटा, वरना कि मैं तेरी माँ की गुनहगार हूँ। शायद ईश्वर ने मुझे उसी की सजा दी है। चकोर ने कहा, कम्मो, तू मेरी माँ की ही नहीं और भी बहुत सारी लड़कियों की गुनहगार है। कम्मो, तूने न जाने कितनी मासूम लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया, मगर अब जो तूने किया है उसने तेरे सारे गुनाहों को कम कर दिया है। तूने उन लड़कियों की मदद करके अपना प्रायश्चित कर लिया है, और फिर आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तेरी वजह से ही तो हूँ। अगर उस दिन तूने मेरी आंखें नहीं खोली होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। इसीलिए आजा। चकोर ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। दीदी झट से उसके गले से लग गई। वो हिचकियों से रो रही थी। चकोर ने उन्हें शांत कराया और शुरू से आखिर तक सब कुछ पूछ लिया। सारी बातें करके चकोर ने कहा, कम्मो, हमारी बातों के बारे में किसी से कुछ मत बताना। मेरा मतलब है किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। दीदी ने पूछा, प्रिंसी कैसी है और उन लड़कियों के बारे में तुझे कैसे पता चला? चकोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कम्मो डार्लिंग, हम वकीलों से तुम कुछ नहीं छुपा सकती। चकोर की बात सुनकर दीदी को हंसी आ गई। चकोर ने कहा, माँ ठीक है, बस उसे तेरी चिंता हो रही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तो अपना ध्यान रखना और किसी से ज़्यादा बातें मत कर। दीदी से मिलने के बाद चकोर उसी जगह पर गई जहाँ पर दीदी ने पानी की बोतल लेने के लिए अपनी गाड़ी खड़ी की थी। चकोर ने भी अपनी गाड़ी बिल्कुल वैसे ही उसी जगह पर खड़ी की जहाँ पर दीदी ने खड़ी की थी। फिर उसने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा। उसे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। वो अपनी गाड़ी के पीछे खड़ी होकर सोच ही रही थी कि अब आगे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र सामने घर की छत पर पड़ी। वहाँ कोने में एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे को देखकर चकोर को कुछ उम्मीद तो जागी, मगर वो सोचने लगी, पता नहीं ये कैमरा ठीक भी है या नहीं, और यदि ठीक भी होगा तो उस दिन गाड़ी में किसने क्या किया, ये कैमरे में आया होगा या नहीं। फिर भी चलो, कोशिश करने में क्या जाता है। यही सोचकर वो वहाँ चली गई जिसके यहाँ कैमरा लगा हुआ था। वहाँ जाकर उसने गृह स्वामी से बात की तो उन्होंने उसे यह कहकर साफ मना कर दिया, क्षमा करना बेटा, मैं तुम्हें घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकता और न ही मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा, क्योंकि एक तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और दूसरा तुम जिस केस की बात कर रही हो वो हमें भी पता है। उस औरत ने बहुत गलत किया है, उसे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। चकोर ने कहा, बिल्कुल मिलनी चाहिए अंकल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अंकल, क्या आप किसी को भी ऐसे ही सज़ा दे देंगे, ये जाने बगैर कि वास्तव में सामने वाला अपराधी है भी या फिर नहीं? हो सकता है किसी ने उसे फंसाया हो। अच्छा अंकल, आपने वकील चकोर जिंदल का नाम तो सुना होगा?
उन्होंने कहा, हाँ हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। उनके बारे में तो इतना भी सुना है कि वो हमेशा बेगुनाहों का ही पक्ष लेती हैं और आज तक सारे मुकदमे जीतती भी चली आई हैं। मगर कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत ही कम लोगों ने उन्हें देखा है। चकोर ने कहा, अंकल, अगर आप चाहें तो मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ, वो भी अभी इसी समय। अंकल ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? जाओ बेटा, अपना काम करो। चकोर ने कहा, बिलीव मी अंकल, मैं मजाक नहीं कर रही। एक बार मुझे अंदर आने दीजिए, फिर मैं आपको मिलवा दूंगी उनसे। अंकल, अगर आप चाहें तो मेरी तलाशी ले लीजिए। मेरे पास से आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिससे मैं आपको कोई नुकसान पहुंचा सकूं। और अंकल, ये मेरा फ़ोन, ये अपने पास रखिए। अंकल ने कहा, ठीक है, आ जाओ। अंदर जाकर चकोर ने अपना कार्ड उन्हें दिखाते हुए कहा, अंकल, मैं ही हूँ वो वकील। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना मेरी मदद करने में। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आप भी नहीं चाहेंगे किसी बेगुनाह को सज़ा हो। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैं गलत था। आप सही बोल रही हैं, मुझे पहले पता करना चाहिए था। बेटा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आइए चलते हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। चकोर उन अंकल के साथ अंदर चली गई। जब उसने सीसी कैमरा चेक किया तो उसके साथ साथ वो अंकल भी हैरान हो गए। उन दोनों ने देखा कि एक लाल गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक औरत निकली और दूसरी तरफ चली गई। उस औरत के जाते ही एक आदमी आया। उसने गाड़ी की डिग्गी में एक बैग रखा और फिर गाड़ी की विंडो से अंदर कुछ फेंका। कैमरे में वो आदमी पहचान में नहीं आ रहा था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। हाँ, मगर उसने विंडो से जो कुछ भी अंदर फेंका वो उधर फेंका था जिधर वो टुनटुन बैठी हुई थी। चकोर ने अंकल से पूछा, अंकल, कुछ समझ आया आपको? अंकल ने उंगली से अपना माथा खुजलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं समझ पाया। इस आदमी ने गाड़ी के अंदर क्या फेंका होगा? और जो फेंका था वो पुलिस को क्यों नहीं मिला? गाड़ी में से कहाँ गायब हो गया वो? चकोर ने कहा, अंकल, आपने एक और चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। ये देखिए, इसने कितनी आसानी से गाड़ी की डिग्गी खोलकर बैग उसमें रखा है। इसका मतलब है कि गाड़ी की डिग्गी या तो पहले से ही खुली थी या फिर उसे किसी ने अंदर से उसी समय खोला। और अंकल, वो चीज़ जो उसने विंडो से अंदर की तरफ फेंकी थी वो कहीं गायब नहीं हुई थी। वही चीज़ तो पुलिस को मिली थी गाड़ी से। याद कीजिए अंकल, वो पिस्तौल। चकोर की बात सुनकर अंकल ने अपनी आंखें चौड़ी करके गर्दन हिलाते हुए कहा, ओह माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। चकोर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसने काम तो बहुत होशियारी से किया था। अपने पकड़े जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखी, मगर इसकी किस्मत ने इसे धोखा दे दिया। इसीलिए शायद इसकी नज़र आपकी छत पर लगे उस कैमरे पर नहीं पड़ी। उधर शेरा और टुनटुन इस बात से बेखबर होकर कि चकोर ने उन दोनों की कुंडली खोज ली है, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन दोनों का इंतज़ार था तो बस इस बात का कि जल्दी से जल्दी दीदी को अदालत में सबके सामने खड़ा करके जज उन्हें लंबी से लंबी सज़ा सुना दे। शेरा ने तो दो ऐसे गवाह भी तैयार कर लिए थे जो ज़रूरत पड़ने पर झूठी गवाही दे सकें। शेरा ने टुनटुन को भी अच्छी तरह से समझा दिया था। उसने सब कुछ बहुत अच्छे से सेट किया था। दीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था। दीदी का केस कहने को तो चकोर लड़ रही थी, मगर खुद दीदी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस सब से कभी बाहर भी निकल पाएगी या नहीं। अदालत में केस चल रहा था। अभी तक चकोर ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। उसने अदालत से 2 दिन की मोहलत मांगी। उस दिन भी दोनों वकीलों में खूब बहस हुई थी। चकोर को अपने सामने खड़ा देख विपक्ष के सरकारी वकील की हालत तो वैसे ही खराब हो गई थी। इस बात को शेरा ने भी महसूस कर लिया था। उस पर चकोर ने भी 2 दिन का समय मांगा। इस सब से शेरा थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने टुनटुन से कहा, क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था इस वकील के बारे में? टुनटुन ने कहा,
मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो तुम्हारे ही साथ में हूँ। जितना तुम जानते हो और तुम जो भी मुझे बताते हो मैं तो उतना ही जानती हूँ, शेरा ने कहा। मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी वकील को किसने बुलाया होगा? क्या दीदी पहले से जानती हैं उसे? और तुम तो दीदी की खास थी ना। दीदी ने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। वो अपनी हर बात तुमसे शेयर करती थी। टुनटुन ने पूछा। तुम्हें कैसे पता? तो शेरा ने कहा। अरे भूल गई? तुम्हें तो बताया था कि वहाँ पर सबको तुम अपनी उंगलियों पर नचाती थी और दीदी सिर्फ तुम्हारी बात सुनती थी और सिर्फ तुम्हारी बात मानती भी थी। तुम्ही ने तो कहा था कि दीदी तुम पर आंखें बंद करके विश्वास करती थी और तुम्हें भूल गई। शेरा की बातों से टुनटुन जैसे नींद से जागी। उसे बहुत कुछ याद आ गया था। वो थोड़ा उदास स्वर में बोली, सही कहा तुमने। दीदी मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, मगर अब क्या? कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल रहा? तुम ये तो नहीं सोच रही कि दीदी का साथ देकर उन्हें बचा लो? तुम्हें लगता है कि तुम उनसे माफ़ी मांगोगी और वो तुम्हें माफ़ कर देंगी? पहले की तरह वो तुम्हें अपने गले से लगा लेंगी, तुम पर विश्वास करने लगेंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने जो धोखा दिया है उन्हें, उसके बाद तो वो तुमसे नफरत करने लगेंगी। और चलो मान भी लो कि दीदी का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए वो तुम्हें शायद माफ़ भी कर दे, मगर शेरा धोखा देने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। शेरा जितना प्यार उसका साथ देने वाले को करता है, उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक सज़ा उसे धोखा देने वाले को देता है। शेरा ने अपनी लाल लाल आंखें दिखाते हुए टुनटुन से कहा। 2 दिन बाद फिर से अदालत लगी। इस बार शेरा और टुनटुन दोनों ही आए थे। दोनों तरफ के वकीलों में जमकर बहस हो रही थी। सरकारी वकील ने कहा, माय लॉर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मिस जिंदल आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? इनके कहने का मतलब है कि वो बैग इनके मुवक्किल की गाड़ी की डिग्गी में अपने पैरों से चलकर आ गया और वो महिला जो इनके मुवक्किल की गाड़ी से निकली वो भी अपने आप पैदा हो गई और वो पिस्तौल वो भी अपने आप ही प्रकट हो गई। और अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो ये तो चमत्कार ही नहीं बल्कि महाचमत्कार हुआ है। ऐसा तो आज तक कभी भी नहीं हुआ। माय लॉर्ड, मिस जिंदल अदालत का और हम सबका समय बर्बाद कर रही है। केस आईनी की तरह साफ है। मौका वारदात से जो कुछ भी बरामद हुआ है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। मेरी अदालत से गुजारिश है कि अदालत जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुनाए और दोषी को उसका दंड दे। तभी चकोर ने ताली बजाकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात है। मेरे फाजिल दोस्त ने तो सब कुछ कितना क्लियर कर दिया। अच्छी बात है। मैं भी तो यही चाहती हूँ, दोषी को उसका दंड मिले और ज़रूर मिले, मगर दोषी को, निर्दोष को नहीं। माय लॉर्ड, अब मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहती हूँ, मगर उससे पहले मैं उस बेचारी महिला को बुलाना चाहूँगी जिसे अगवा करने की कोशिश की गई थी। जज साहब की परमिशन के बाद टुनटुन कर घर में आकर खड़ी हो गई। चकोर ने वकील की तरफ इशारा करते हुए कहा, माय लॉर्ड, अगर ये इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले ये पूछ सकते हैं। जज साहब ने सरकारी वकील की तरफ देखा तो सरकारी वकील ने कहा, नो क्वेश्चन, थैंक यू। चकोर ने टुनटुन से कुछ सवाल किए। हाँ तो मिस टुनटुन, यही नाम है ना आपका? टुनटुन ने हकलाते हुए जवाब दिया, जी जी। चकोर ने पूछा, क्या ये आपका असली नाम है या फिर आपका ये नाम किसी ने प्यार से रखा था? टुनटुन ने कहा, जी मेरा नाम तो रेहाना है। टुनटुन नाम तो दीदी ने रखा था, वही मुझे प्यार से टुनटुन बुलाती थी। चकोर ने पूछा, दीदी? ये दीदी कौन है? कहीं आप उन दीदी की बात तो नहीं कर रही जो आपका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थी और आप भी उन्हें अपनी बड़ी बहन या फिर अपनी माँ की तरह मानती थी? चकोर की बातों से टुनटुन अपने पुराने दिनों में चली गई। वो कैसे दीदी के साथ प्यार से रहती थी, अपने ख्यालों में खोए हुए उसने कहा, हाँ दीदी भी मुझे बहुत मानती थी। चकोर ने बिना देर किए एक और सवाल पूछा, उस दिन आपको प्यास लगी और आपने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने क्या कहा? टुनटुन ने कहा,
जब मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास लगी है, गाड़ी में पानी की बोतल हो तो दे दो, तो उन्होंने कहा ये पानी मेरा झूठा है और ये ठंडा भी है, तुझे नुकसान करेगा तो मैं तेरे लिए बाजार से नॉर्मल पानी ले आती हूँ। चकोर ने पूछा, ये किस दिन की बात है? टुनटुन ने कहा, जिस दिन दीदी मुझे दवा दिलाने ले गई थी। चकोर ने पूछा, क्या वो आपको टैक्सी से लेकर गई थी? टुनटुन ने कहा, नहीं नहीं, उनके पास तो अपनी खुद की गाड़ी है और दीदी गाड़ी खुद ही चलाती है। चकोर ने कहा, तो मिस टुनटुन, आपका कहने का मतलब है कि उस दिन दीदी आपको अपनी गाड़ी से लेकर गई थी, राइट? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उनकी गाड़ी का रंग कौन सा था? उधर अदालत में शेरा बैठा बैठा गुस्से से टुनटुन को घूर रहा था। वो सोच रहा था, मैंने इससे बोला था दीदी के खिलाफ बोलना है, मगर ये तो ऐसा लगता है ये पक्का मुझे फंसवा देगी, खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवा देगी। चकोर ने अपना सवाल फिर से दोहराया। हाँ तो मिस टुनटुन, मैंने आपसे पूछा कि आपकी दीदी की गाड़ी का रंग क्या था। बातें करते करते चकोर ने अपनी जेब से टुनटुन का फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। फ़ोन पर नज़र पड़ते ही टुनटुन की आंखें बड़ी हो गईं। चकोर ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ मिस टुनटुन, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? टुनटुन ने अपनी निगाह फ़ोन पर गड़ाते हुए जवाब दिया, लाल, मगर ये ओह हाँ, ये फ़ोन, ये तो उस दिन उस गाड़ी में से पुलिस को मिला था। क्या ये आपका है? टुनटुन ने कहा, ज, 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 न, 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 हाँ, नहीं। उसकी नज़र शेरा पर थी और शेरा का डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसने कहा, नहीं नहीं, ये फ़ोन मेरा नहीं है। चकोर ने थोड़ा जोर देकर तेज आवाज़ में पूछा, अगर ये फ़ोन आपका नहीं है तो फिर किसका है? मैं नहीं जानती ये फ़ोन किसका है। चकोर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इस फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर एक्टिवेट है, चलिए सुन लेते हैं। कॉल रिकॉर्डर में शेरा ने टुनटुन को जो जो समझाया था कि दीदी को कैसे फंसाना है, वो सबने सुना। रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद चकोर ने टुनटुन से कहा, मिस टुनटुन, क्या ये आवाज़ भी आपकी नहीं है? जवाब दीजिए, सच सच बताइए, वरना अभी वॉइस चेक एक्सपर्ट को बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टुनटुन अपनी आंखें नीचे करके खामोश खड़ी थी। चकोर ने चिल्लाते हुए कहा, आपकी खामोशी को मैं क्या समझूं? बताइए, ये सब आपने क्यों किया? किसके कहने पर किया? कौन है वो शख्स जिससे आप ये बातें कर रही हैं? देखिए मिस टुनटुन, आपकी खामोशी आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अगर आप अदालत को उसका नाम बता देंगी जिसने आपको आपकी दीदी के खिलाफ भड़काया था, तो आपकी सज़ा कम हो सकती है, वरना तो आप खुद ही अपनी बातों में फंस चुकी हैं। उस दिन तो आपने पुलिस से कहा था कि वो औरत आपको ज़बरदस्ती अगवा करके ले जा रही थी, और अभी अभी आपने बताया कि आपकी दीदी आपको दवा दिलाने ले जा रही थी लाल रंग की गाड़ी में। मिस टुनटुन, क्या मुझे समझाएंगी कि आप एक ही समय पर दो जगह कैसे हो गई, वो भी दोनों ही गाड़ी लाल रंग की? दवा दिलाने वाली दीदी भी वही और अगवा करने वाली औरत भी वही। कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप समझाएंगे मुझे, इनमें से कौन सी बात सही है? और माय लॉर्ड, मैं अदालत से भी अपने इस झूठ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल ये फ़ोन किसी भी गाड़ी से बरामद नहीं हुआ था। ये फ़ोन पुलिस को नहीं बल्कि मुझे मिला था, वो भी इनके घर पर। चकोर ने टुनटुन की तरफ इशारा करते हुए कहा। चकोर ने अदालत को बताया कि वो फ़ोन उसे कैसे मिला। फिर उसने कहा, माय लॉर्ड, मेरे पास इसके अलावा भी कुछ है। फिर चकोर ने वो वीडियो चला दी जिसमें शेरा गाड़ी की डिग्गी में बैग रखता हुआ नजर आ रहा था। चकोर ने टुनटुन से कहा, क्या अभी भी आप चुप रहेंगी? मेरे पास इससे भी बड़ा सबूत है जो आपको मुजरिम साबित कर देगा। कहो तो उसे भी पेश करूं, या फिर इतना ही काफ़ी है? सरकारी वकील ने एक दो बार बीच में बोलने की कोशिश की, मगर जज साहब ने उन्हें चुप कराकर बैठा दिया। चकोर ने टुनटुन से बार बार एक ही बात बोली, बताइए मिस टुनटुन, आपको किसने भड़काया था? अगर आपने उसका नाम नहीं बताया तो आप खुद बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगी। उधर शेरा की नज़र बराबर टुनटुन पर ही थी। जब उसने देखा कि टुनटुन अपना मुंह खोलने वाली है, तब उसने टुनटुन पर हमला कर दिया। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो एक पिस्तौल अपने साथ छुपाकर ले आया था।
गोली सीधे टुनटुन की पसली में जाकर लगी। गोली लगते ही टुनटुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अदालत में भगदड़ मच गई। पुलिस शेरा के पीछे भागी। एक पुलिस वाले ने उसके दोनों पैरों में गोली मार दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद टुनटुन ठीक हो गई। सारे सबूत और टुनटुन की गवाही की वजह से दीदी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्योंकि टुनटुन ने गवाही दी थी, इसलिए अदालत ने उसकी सज़ा कुछ कम कर दी और शेरा पर कई धाराएं लगाकर जेल भेज दिया, क्योंकि उसका अपराध बहुत बड़ा था। उसने एक नहीं कई अपराध किए थे। पहला, मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। दूसरा, ड्रग्स सप्लाई किया। तीसरा, टुनटुन को दीदी के खिलाफ भड़काकर दीदी को झूठे इल्ज़ाम में फंसाया। चौथा, उसने भरी अदालत में टुनटुन पर गोली चलाई। जेल से बाहर आकर दीदी ने चकोर से कहा, चकोर, तुम्हारे ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। चकोर ने अपना हाथ दीदी के हाथ पर रखते हुए कहा, नहीं कम्बो, मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मैंने ये मुकाम तेरी सहायता से ही तो पाया है। दीदी की आंखें भर आईं। उन्होंने चकोर से कहा, ईश्वर तुझे हमेशा कामयाबी दे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा वकील साहब, आपकी फीस? चकोर ने दीदी की बात बीच में काटते हुए कहा, कोई फीस नहीं, बस ये समझ ले मैंने तेरा थोड़ा सा कर्ज उतार दिया। अब चल, तुझे तेरी बेटी से मिलवाती हूँ। चकोर उसे प्रिंसी के पास ले गई। अब दीदी को चकोर और प्रिंसी दोनों का साथ मिल गया था। उन्होंने अब उन लड़कियों की मदद खुलकर सबके सामने से आकर की और कोठे पर भी कभी न खुलने वाला ताला लगा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरी आने वाली अगली कहानी का नाम है अधूरी पत्नी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे शादी के नाम पर उसे उसके माँ बाप बेच देते हैं। फिर उसके साथ क्या क्या होता है, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए मेरी आने वाली अगली कहानी अधूरी पत्नी का।